एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, यूपीपीजीटी, DSSB, एमपीपीएससी, आरपीएससी सोशियोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। डिजिटल समाज में सोशल फैक्ट किसे माना जाता है, आपको ये बताना है। इन डिजिटल सोसाइटी व्हाट कैन बी कंसिडर एज अ सोशल फैक्ट। ऑप्शन ए व्यक्तिगत भावनाएं मतलब पर्सनल इमोशनल को। ऑप्शन बी व्यापक सोशल ट्रेंड व्यापक ब्रॉड सोशल ट्रेंड्स को। ऑप्शन सी निजी पसंद प्राइवेट चॉइस को। और ऑप्शन डी जैविक गुण बायोलॉजिकल ट्रेड्स को। तो बताइए किसे हम मानेंगे सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य हम किसे मानेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्रॉड सोशल ट्रेंड्स। ये क्या है, ये एक सामाजिक तथ्य है। जबकि हमारी व्यक्तिगत भावनाएं हो गई, निजी पसंद और जैविक गुण, ये सब क्या है, व्यक्तिगत स्तर पर महत्वपूर्ण रखते हैं। और अगर हम देखें व्यापक सोशल ट्रेंड जो है वो क्या होते हैं, ब्रॉड लेवल पर काम करते हैं, पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू फंक्शनलिज्म किस पर विशेष जोर देता है। मतलब नौ प्रकारवाद की बात हो रही है यहाँ पर। तो आपको बताइए नौ प्रकारवाद किस पर जोर देता है। ऑप्शन ए दिया है कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष। ऑप्शन बी दिया है संरचना स्ट्रक्चर। ऑप्शन सी दिया है एकीकरण इंटीग्रेशन। और ऑप्शन डी दिया है विचलन डेविएंस। तो बताइए नौ प्रकारवाद किस पर जोर देता है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, एकीकरण इंटीग्रेशन पर जोर देता है। नौ प्रकारवाद के जनक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है अलेक्जेंडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्स्टहैन मेथड किस शोध में अधिक उपयोगी है। वर्स्टहैन मेथड इज मोस्ट यूजफुल इन विच सेशन। वर्स्टहैन मतलब व्याख्यात्मक शोध। ऑप्शन ए डिजिटल एथनोग्राफी पे। ऑप्शन बी है सर्वे पे। ऑप्शन सी दी है सांख्यिकी विश्लेषण पे। और ऑप्शन डी दी है प्रयोग पर। तो बताइए वर्स्टहैन मेथड का उपयोग हम सबसे ज्यादा कहाँ पर करते हैं। तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं डिजिटल एथनोग्राफी पे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वर्स्टहैन मेथड किसने दिया था, मैक्स वेबर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनोमी आज की यूथ में किस संदर्भ में दिखती है। एनोमी मतलब विसंगतता कह सकते हैं, नियमहीनता बोल सकते हैं, बहुत से इसके नाम है। एनोमी अमंग टुडेज यूथ इज विजिबल इन विच कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन ए दिया है अधिक रोजगार के संदर्भ में। ऑप्शन बी है बेरोजगारी और भ्रम के संदर्भ में। ऑप्शन सी दिया धार्मिक एकता। और ऑप्शन डी दिया पारिवारिक संरचना। तो बताइए कैसे हम देखेंगे आज के संदर्भ में एनोमी को। तो इसे हम देखेंगे बेरोजगारी और भ्रम के रूप में। आजकल आप देख ही रहे हैं कितनी बेरोजगारी है। और इससे क्या होता है, युवा क्या एनोमी मतलब गलत मार्ग गलत रास्ता चुनते हैं, अपने मार्ग से हट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबलाइजेशन किस प्रवृत्ति को दर्शाता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। ऑप्शन ए केवल समानता को दर्शाता है। ऑप्शन बी केवल विविधता को दर्शाता है। ऑप्शन सी हाइब्रिड संस्कृति को दर्शाता है। और ऑप्शन डी अलगाव को दर्शाता है। तो बताइए ग्लोबलाइजेशन किस प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो ये हाइब्रिड कल्चर मतलब हाइब्रिड संस्कृति को दर्शाता है। कल्चर हाइब्रिडाइजेशन, इसका कॉन्सेप्ट जिसने दिया है एंथोनी गिडेंस ने। वैसे तो बहुत से लेखक जुड़े हैं पर मेन हम इन्हें ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में मानते हैं, गिडेंस को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में कास्ट की भूमिका क्या बन रही है। विच इज द रोल ऑफ कास्ट इज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स टुडे। ऑप्शन ए दिया है महत्व घट रहा है। ऑप्शन बी दिया है एक प्रमुख पहचान। ऑप्शन सी दिया है सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र तक सीमित है।
और ऑप्शन डी दिया केवल आर्थिक मुद्दा है। तो बताइए इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट की क्या भूमिका रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक प्रमुख पहचान, अ मेजर आइडेंटिटी है। अभी भी ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स में अभी देखते हैं कि कास्टिज्म चलता है, कहीं ना कहीं कास्ट के आधार पर ही वोट किए जाते हैं। पूरी तरीके से नहीं, पर कहीं ना कहीं कास्टिज्म अभी भी व्याप्त है समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉल्स कॉन्शियसनेस आज कहाँ दिखती है। ऑप्शन ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में, ऑप्शन बी स्कूल शिक्षा में, ऑप्शन सी है कृषि क्षेत्र में, और ऑप्शन डी है न्याय प्रणाली में। तो बताइए फॉल्स कॉन्शियसनेस कहाँ दिखती है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइएगा फॉल्स कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट दिया किसने था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ये एक तरीके के भ्रांति फैलाते हैं। फॉल्स कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी किसकी आलोचना करती है। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी क्रिटिसाइज, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी मतलब उत्तर आधुनिक समाज। ऑप्शन ए छोटे सिद्धांत की, ऑप्शन बी ग्रैंड नैरेटिव्स की, ऑप्शन सी व्यक्तिगत अनुभव की, और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विविधता की। तो बताइए पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी किसकी आलोचना करती है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, बड़े महान सिद्धांतों की, ग्रैंड नैरेटिव्स की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजर्वेशन मतलब आरक्षण किस उद्देश्य से बनाया गया था, आपको ये बताना है। आरक्षण, ऑप्शन ए आर्थिक विकास के लिए, ऑप्शन बी ऐतिहासिक न्याय के लिए, ऑप्शन सी राजनीतिक दलों के लिए, और ऑप्शन डी निजी क्षेत्र के लिए। तो बताइए क्यों बनाए गए थे रिजर्वेशन, आरक्षण। तो इसका जो सही आंसर वो है हिस्टोरिकल जस्टिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किस थिंकर की प्रसिद्ध पुस्तक है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ऑप्शन ए है टॉलकट पार्सन्स की, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर की, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स की, और ऑप्शन डी है पीटर ब्लाउ की। तो बताइए द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किसकी पुस्तक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, टॉलकट पार्सन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ किस विषय पर केंद्रित है। ऑप्शन ए आर्थिक संरचना, ऑप्शन बी धार्मिक जीवन का सामाजिक विश्लेषण पर, ऑप्शन सी है राजनीतिक संघर्ष पर, और ऑप्शन डी है लैंगिक असमानता को। और ये कमेंट बॉक्स में ये पुस्तक भी बताइए किसने लिखी है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ किससे संबंधित है बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, धार्मिक जीवन का सामाजिक विश्लेषण से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इस पुस्तक किसने लिखा है, इमाइल दुर्खिम ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने यह कहा है कि सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक समरूप कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऑप्शन ए किम्बल यंग ने कहा है, ऑप्शन बी मैकाइवर ने कहा है, ऑप्शन सी गिन्सबर्ग ने कहा है, और ऑप्शन डी गिलिन ने कहा है। तो बताइए कॉन्फ़िगरेशन का सिद्धांत किसने दिया है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, किम्बल यंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवहार की वह भिन्नता जो किसी प्रकार की शारीरिक हानि या नुकसान नहीं पहुंचाती को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सूक्ष्म भिन्नता, ऑप्शन बी सामाजिक भिन्नता, ऑप्शन सी भद्र भिन्नता, और ऑप्शन डी कठोर भिन्नता। डेविएंट बिहेवियर विच डज नॉट कॉज फिजिकल हार्म ऑफ डैमेज
इज नोन एज सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट डेविएंस ऑप्शन बी है, सोशल डेविएंस ऑप्शन सी है, इलीट डेविएंस और ऑप्शन डी है हार्ड डेविएंस। बताइए क्या कहलाएगा जो किसी प्रकार का हानि या नुकसान नहीं पहुंचाती है उसे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सूक्ष्म भिन्नता मतलब सॉफ्ट डेविएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्मार्थक भूमिका ग्रहण रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए आर के मर्टन, ऑप्शन बी आर लिंटन, ऑप्शन सी सी एच कूले और ऑप्शन डी जी एच मीट। तो बताइए रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग की अवधारणा किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जी एच मीट। भूमिका ग्रहण सिद्धांत इसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉनिज के अनुसार पड़ोस किस प्रकार में आता है? ऑप्शन ए समुदाय, ऑप्शन बी प्राथमिक समूह, ऑप्शन सी सामाजिक समूह और ऑप्शन डी गौण समूह। तो बताइए टॉनिज के अनुसार पड़ोस किस प्रकार के समाज में आता है? तो इसे हम समुदाय के अंतर्गत रखते हैं, कम्युनिटी के अंदर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक स्तर पर मामलों केसेस को उसी अनुपात में लेना चाहिए जिसमें ये विश्व में घटित होते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सरल यादृच्छिक सैंपल मतलब सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ऑप्शन बी है व्यवस्थित सैंपलिंग सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ऑप्शन सी है स्थितिगत यादृच्छिक सैंपलिंग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और ऑप्शन डी है अनुपातक स्थितिगत सैंपलिंग मतलब प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो बताइए कैसे जानेंगे? प्रत्येक स्तर पर मामलों को उसी अनुपात में लेना है जिससे ये विश्व में घटित हुई हैं। तो इसे हम कैसे जानेंगे बताइए? तो इसे हम जानेंगे अनुपातक स्थितिगत सैंपलिंग प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग ग्रुप में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं मिलान करना है कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। उम्मीद करती हूँ स्क्रीन पर विजिबल होगा पूरा अच्छे से। सामाजिक नियंत्रण का अंतरकारणीय सिद्धांत, शक्ति असौठव नियंत्रण के रूप में, अग्रिम समाजीकरण और व्यवहारिक ढंग और विकासवाद। मैच कीजिए। तो सबसे इजी है अग्रिम समाजीकरण मतलब एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात कौन करते हैं? प्रत्याशित समाजीकरण की बात आर के मंटन करते हैं। तो बी को हमारा 2 से मिला दीजिए, बी का हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, फिर सामाजिक नियंत्रण का अंतरकरणीय इंटरलाइजेशन ऑफ सोशल कंट्रोल की बात कौन करेगा? ये करते हैं लेविस कोजर। ऑप्शन नहीं लेविस कोजर नहीं होगा, 4 करेगा जी एच मीट। अच्छा रुकिए पहले देख लेते हैं इस कोड को। व्यवहारिक ढंग से फंक्शनल मेथड ऑफ इवोल्यूशनिज्म, ये 4 का हमारा हो जाएगा 1। निम क्या कोड्स गलत दिए हैं क्या? ऐसे आप मैच कीजिए जरा, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग सही बताइए क्या आंसर होना चाहिए। मैं एक बार चेक करती हूँ इसे। हाँ इंटरलाइजेशन ऑफ सोशल कोड ये है जी एंड मीट का, ए का हमारा 2 हो जाएगा। फिर बच रहा है सी, सी का क्या होगा? सी का हमारा है, हमने यहाँ पर गलत कर दिया सॉरी। एंटिसिपेटरी आर के मटन का है। इंटरलाइजेशन ऑफ सोशल कंट्रोल ये किसका है? जी एच मीट का है। देन है पावर असिमेट्रिकल कंट्रोल की बात कौन करता है? ये करते हैं लेविस कोजर करते हैं। देन है
फंक्शनल मेथड एवोल्यूशनिस्ट की बात कौन करता है? ये करते हैं मैरिनोवस्की। 3। तो हमारा ए का है, मैच करिए आप लोग, 4, ठीक है। बी का है 5, सी का है 2 और डी का होगा 3। तो 4 5 2 3, 4 5 2 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय।